Hello everyone, this is Mohit Advocate, and in today's video, I will be letting you know all the important provisions of the Negotiable Instrument Act 1881, which is coming in the Rajasthan Judicial Services from section 138 to section 148. There are total of 11 sections, which are the most important and containing in chapter 17. So without wasting a minute, we will directly move to our sections. I will be thoroughly, deliberately, reading all the text in English, and will thoroughly, word by word, I will be translating all the meaning of the words to you in Hindi. So मैंने ये वाला एक्ट कम से कम 50 बार पढ़ा हुआ है, और इन एक्ट के केसेस मैं लेता रहता हूँ कोर्ट में, और मेरे को पता है कि कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पेपर में पूछे जाने वाले हैं. और इस बार मैं भी राजस्थान जुडिशल सर्विसेज का पेपर दे रहा हूँ, जो कि फर्स्ट टाइम होगा मेरा. एंड सो अब स्टार्ट करते हैं. जो कि चैप्टर 17 जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का था, वो ओरिजिनली इसमें नहीं था, उसको ऐड किया गया था. कौन सी अमेंडमेंट से? 1988 की अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, और उसका एक्ट नंबर था 66. एंड वो विद इफेक्ट फ्रॉम WEF, विद इफेक्ट फ्रॉम कब से आया था ये चैप्टर 17? तो वो आया था 1 अप्रैल 1989 से. सो the marginal heading of chapter 18 is, so the marginal heading of chapter 17 is of penalties in case of dishonor of certain checks for insufficiency of funds in the accounts. तो marginal heading का मतलब है क्या जुर्माना लगेगा, क्या पेनल्टी, क्या भुगतान करना पड़ेगा अगर किन केसेस में अगर चेक्स का डिसऑनर हुआ, उनको सम्मान नहीं मिला. कहाँ? ड्रोई ने उनको सम्मान नहीं किया, जो ड्रोवर ने वो चेक काटे थे, फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड. और किस लिए सम्मान नहीं मिला, किस लिए वो चेक को पास नहीं किया गया? क्योंकि जो ड्रोवर के बैंक अकाउंट में जो फंड्स थे वो इनसफिशिएंट थे, वो बहुत कम थे, इसलिए चेक को सम्मान नहीं मिला और वो डिसऑनर हो गया. सो सेक्शन 138 इज सेइंग, सो आई विल बी रीडिंग फ्रॉम सेक्शन 138 टिल सेक्शन 148. सो सेक्शन 138, इट इज डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी एटसेट्रा ऑफ फंड्स इन द अकाउंट. सो सेक्शन 138 की मार्जिन हेडिंग बोल रही है चेक का डिसऑनर हो जाना, चेक को वापस भेज देना. और क्यों भेज देना? क्योंकि ड्रोवर के बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं था, इसलिए. सो वेयर एनी चेक ड्रोन बाय अ पर्सन ऑन एन अकाउंट मेंटेन्ड बाय हिम. सो बोल रहा है जब किसी व्यक्ति ने चेक काटा है, और किस लिए काटा है, और किसका चेक काटा है? उस अकाउंट का, उस खाते का जो उसने मेंटेन किया हुआ है. विद अ बैंकर फॉर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट. और कहाँ उसने मेंटेन किया हुआ है? एक बैंकर के पास, जहाँ पे उसने अकाउंट खोला हुआ है, अपना बैंक का खाता खोला हुआ है. सो ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पर्सन. और किसी व्यक्ति को चेक दिया है, और किसी पैसों का दिया है, किसी राशि का दिया है, उसमें उस चेक में कोई राशि, कोई अमाउंट लिखा हुआ है, और वो किसी व्यक्ति को दिया है. फ्रॉम आउट ऑफ दैट अकाउंट फ्रॉम द डिस्चार्ज इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी डेट. और उस अकाउंट में से, जो ड्रोवर का अकाउंट है जिसने चेक काटा है, उसके अकाउंट में से या तो पूरे के पूरे या तो कुछ भाग में कुछ पैसे निकलने हैं. और किसने निकालने हैं? पेई ने निकालने हैं. ठीक है. ऑफ एनी डेट और अदर लाइबिलिटी. और जो ड्रोवर ने, जिसने चेक काटा था, उसको उसने चेक क्यों दिया है? क्योंकि उसका कुछ देना बनता था, उसकी कोई लाइबिलिटी, उसका कुछ कर्ज था. किसको? पेई को, जिसके फेवर में उसने चेक काटा है. सो इट्स सेइंग इज रिटर्न बाय द बैंक अनपेड. तो वो चेक जो ड्रोवर ने काटा था, जो ड्रोवर ने इशू किया था, वो बैंक से रिटर्न आ जाता है, वो भी अनपेड, बिना पेई को पैसा मिला हुआ. ईदर बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ दैट अकाउंट इज अनसफिशिएंट. सो किस वजह से? ईदर, दो कारण है कि जो कि अमाउंट, जो राशि उस चेक में ड्रोवर ने लिखी हुई थी, वो जो राशि है वो उसके बैंक अकाउंट में थी ही नहीं, और बिल्कुल इनसफिशिएंट थी, मतलब थी ही नहीं उसके पास इतने पैसे टू ऑनर द चेक की, जो पेई ने चेक लगाया, प्रेजेंट किया है, कि उसका सम्मान किया जा सके. और दैट इट एक्सीड्स द अमाउंट अरेंज टू बी पेड फ्रॉम दैट अकाउंट बाय एन एग्रीमेंट मेड विद दैट बैंक. यह कह रहा है ड्रोवर के अकाउंट में पैसे तो थे, पर उतने पैसे नहीं थे कि वो नेसेसरी अरेंजमेंट्स, जो उसने अरेंजमेंट्स की हुई थी, उससे ज़्यादा का उसने चेक काटा हुआ था. तो कह रहा है तब भी उसको बैंक ने एंटरटेन नहीं किया, तो बैंक ने उस चेक को वापस भेज दिया, ड्रोवर के बैंक ने. सो मेनली दो चीज़ों की वजह से चेक बाउंस होते हैं, या तो ड्रोवर के बैंक अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस, या फिर उसके बैंक में सफिशिएंट बैलेंस तो है, लेकिन उसने जो चेक काटा हुआ है वो नेसेसरी अरेंजमेंट से ज़्यादा है. जैसे फॉर एग्जांपल, दूसरे मतलब को समझते हैं हम, जैसे उसके ड्रोवर के बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये, पर उसने चेक काटा है 2 लाख रुपये का, तो बैंक उसको वापस कर देगा. भाई उसके अकाउंट में, ड्रोवर के अकाउंट में 50,000 रुपये हैं, तो 2 लाख रुपये हम आपको कैसे देंगे? तो पेई को कुछ नहीं मिलेगा. और मेनली समझने की बात इसमें मोटी मोटी ये है कि चेक बाउंस के केसेस में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केसेस में 3 पार्टीज इंपॉर्टेंट होती हैं. ये बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन ये पता होना बहुत ज़रूरी है. एक तो वो होता है जो चेक इशू करता है, तो उस बंदे को कहते हैं हम ड्रोवर. एक वो होता है
जिसके पास चेक जाता है, मतलब जिस बैंक में चेक लगेगा, तो बैंक किस में चेक लगेगा, जो ड्रोअर का बैंक है उसको बोलते हैं ड्रोई। जो ड्रोअर का बैंक है, जो चेक निकालता है ना, इशू करता है, उस बंदे के बैंक को बोलते हैं हम ड्रोई। एंड जिसको पैसा जाना है, जिसके फेवर में चेक इशू है, ड्रोअर ने करा है, तो उसको हम बोलते हैं, जिसके फेवर में पैसा जाना है उसको हम बोलते हैं पेई, जिसको पैसा मिलने वाला है। सो इट इज़, दीज आर द 3 important terms which need to be understood in the check bounces case. And now it's saying, now it is telling the punishment if someone will do this kind of activities regarding the check, so what is the penalty? And now it is saying सच पर्सन शैल बी डीम टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस। तो ऐसे व्यक्ति को मान लिया जाएगा जो ये कार्य करेगा कि उसने एक ऑफेंस किया है, एक अपराध किया है। एंड शैल विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो कह रहा है शैल मैंडेटरी है कि और जो इस एक्ट के और प्रोविजन है, इस कानून के, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सारा कि सिर्फ इसी को मानना। बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years। तो उस व्यक्ति को जो चेक काटेगा, और उसने अपने अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस मेंटेन किया हुआ है या फिर अमाउंट एक्सीड करता है उसके चेक का, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी 2 साल तक की, उसको जेल कटवाई जाएगी और विद फाइन, और या तो उसको जुर्माना भी लग सकता है, या तो जेल या जुर्माना। विच में एक्सटेंड टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक और विद बोथ। तो कह रहा है फाइन उसको लग सकता है, कितना उसको फाइन लग सकता है, उसको जुर्माना कितना लग सकता है, जितने अमाउंट का उसने चेक काटा था उससे दुगने अमाउंट का उसको जुर्माना लग सकता है। और यह कह रहा है और विद बोथ, और भी, या दोनों, सजा भी, जेल भी काटो और जुर्माना भी दो। तो मान लो उसने चेक काटा हुआ था 1 लाख रुपए का, तो एज अ जुर्माना, एज अ पेनल्टी, कोर्ट उसको क्या पनिशमेंट देगी कि भाई जुर्माना आपको लगता है 2 लाख रुपये। सो 2 लाख रुपये वो फाइन भरेगा और पनिशमेंट 2 साल तक की वो जेल भी कटवा सकती है। ये कोर्ट की, ये अदालत की डिस्क्रिशन है। सो ये हमारा 138 कह रहा था मेनली। अब प्रोवाइजो, 138 का प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है प्रोवाइड एट नथिंग कंटेन सेक्शन शैल अप्लाई अनलेस। तो प्रोवाइजो हमें एक्सेप्शंस बताता है, सेक्शन 138 की डिफेंसेस बताता है कि इन केसेस में ये नहीं लगेगा, सेक्शन 138 को केस नहीं बनेगा, कंप्लेंट नहीं बनेगी। सो ए कह रहा था चेक हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months, कि चेक बैंक में प्रेजेंट हो गया था, और कब हो गया था, 6 महीने के अंदर हो गया था। अभी 6 महीने का पीरियड अमेंड कर दिया और उसको 3 months कर दिया है। फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज़ ड्रॉन, और कब से, 3 महीने के अंदर कब से प्रेजेंट हो गया था, उस दिनांक से जब से ये काटा गया था, इशू किया गया था। और विद इन द पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी, या जब तक उस चेक की वैलिडिटी थी, जब तक वो एक्टिव था, जब तक उसकी ड्यू डेट, एक्सपायरी डेट नहीं आई थी, उससे पहले वो प्रेजेंट किया गया था। तो कह रहा तब नहीं लगेगा, विच इज वेरी अर्ली, जो भी पहले आई तो उस केस में ही नहीं लगेगा। बी द पेई और द होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द चेक। तो कह रहा है तो जो पेई है, जिसको पैसे लेने हैं, या जो द होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब ये होल्डर इन ड्यू कोर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। होल्डर इन ड्यू कोर्स वह व्यक्ति होता है, अगर ड्रोअर ने चेक इशू किया है और नाम पे चेक इशू किया है, जैसे मेरे नाम पे किया है, मोहित नाम पे उसने ड्रोअर ने चेक इशू किया है कि भाई मोहित, पे में नाम लिखता है मोहित और नीचे अमाउंट लिख देता है 1 लाख रुपीज़। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास वो चेक आ गया, अब मैं उसके पीछे लिखूँगा टू राहुल 1 लाख रुपीज़, मैं उसको राहुल को दे दूंगा उसी चेक को, मैं इन कैश नहीं कराऊंगा ना मैं उसको प्रेजेंट करूँगा, अब राहुल उसको प्रेजेंट करेगा। या राहुल के भी मन में आती है कि भाई मैं भी नहीं रखना चाहता, मेरे को भी किसी को पैसे देने हैं, तो वो लिखेगा टू दीपक 1 लाख रुपीज़, वो दीपक को दे देगा। सो ऐसे चेक चलते जाएंगे और इसको बोलेंगे हम होल्डर इन ड्यू कोर्स, जिसके पास चेक है उस कार्रवाई में, होल्डर इन ड्यू कोर्स ऐसे उसको बोलते हैं, ठीक है। एंड नाउ द पेई और द होल्डर इन ड्यू कोर्स, अब बोल रहा है जिसको पैसे मिलने हैं, या वो होल्डर जो ड्यू कोर्स में, जिसके पास चेक है, एज द केस में भी, मेक्स अ डिमांड फॉर द पेमेंट ऑफ द सेड अमाउंट ऑफ मनी बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग। क्या डिमांड करता है, ड्रोअर से डिमांड करता है जब उसका चेक वापस आता था कि भाई एक नोटिस भेज के कि जो तुमने मेरे को पैसे देने हैं वो मेरे को दे दो। नोटिस, एक लिखित में नोटिस भेजेगा टू द ड्रोअर ऑफ द चेक। किसको भेजेगा, ड्रोअर ऑफ द चेक को भेजेगा। विद इन 30 days, कह रहा है 30 दिन के अंदर, 30 days के अंदर भेजेगा, 30 days के अंदर नोटिस भेजेगा। ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है 30 days के अंदर नोटिस भेजना, नहीं तो प्रोसीडिंग कंप्लेंट इमैच्योर होगी। कंप्लेंट को कोई भी एंटरटेन नहीं करेगा जब तक आपने ये 30 days के अंदर, जब से चेक रिटर्न आया है, जब से आपने नोटिस नहीं भेजा है तो। सो मेनली ये नोटिस नॉर्मल नोटिस हो सकता है, कोई लीगल नोटिस की फॉर्मेलिटी नहीं है। आई एम फ्रैंकली स्पीकिंग, ट्रूली स्पीकिंग, लेजिस्लेचर ने कहीं भी नहीं लिख रखा कि ये लीगल नोटिस होना चाहिए, आपको किसी एडवोकेट के द्वारा ये नोटिस भेजना चाहिए। आप सिंपल से एक पेपर पे उस ड्रोअर का नाम लिख देंगे, टू एक्स, मिस्टर एक्स, और नीचे लिख देंगे जो पीछे फॉर्मेट दी हुई है कि ऐसे ऐसे आपने मेरे को चेक काटा था और ऐसे ऐसे इस काम के लिए काटा था और आपको इतने पैसे देने थे, इस कार्य के लिए देने थे, और अब ये चेक हो गया है बाउंस, तो मैं आपको डिमांड करता हूँ कि जितने पैसे मेरे बने थे आप मेरे को दे दीजिए और मैं आपको 15 दिन का टाइम देता हूँ। बस ये नोटिस होना चाहिए और उसको भेज दो, उसके घर पर भेज दो या पोस्ट द्वारा भेज दो, ताकि आपके पास सबूत रहे कि भाई आपने नोटिस दे दिया था।
कंप्लेंट के साथ आपको एनेक्स करने में। सो ये बी कह रहा है। और नोटिस प्री का क्वेश्चन, नोटिस कितने दिनों के अंदर देना है, 30 डेज के अंदर। तो ये क्लोज बी कह रहा है प्रोवाइजो का। अब सब हेड सी, द डोर ऑफ सच चेक फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ द सेड अमाउंट टू ऑफ मनी टू द पे, कह रहा है फिर नोटिस मिलने के बाद फिर भी ड्रोअर फेल हो जाता है, विफल हो जाता है, पे को अमाउंट जो भी चेक का अमाउंट है उसकी पेमेंट नहीं करता है। और एज द केस में भी टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स, या कह रहा है होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब जिसके पास चेक पहुँचता आगे बढ़ता पहुँच गया था होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास, तो कह रहा है उसने नोटिस भेजा ड्रोअर को, कह रहा है उसको भी उसने पेमेंट नहीं दी विद इन 15 डेज। और नोटिस के कब से, 15 दिन के अंदर उसने ड्रोअर ने पेमेंट नहीं करी है पेई को और होल्डर इन ड्यू कोर्स को ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द सेड नोटिस। उस जो नोटिस उसने पेई ने और होल्डर इन ड्यू कोर्स ने ड्रोअर के पास भेजा था उसके 15 दिन के बाद रिसिप्ट के, जब तक ड्रोअर के पास वो नोटिस पहुंचा, जैसे आज पहुंचा तो आज से 15 दिन तक अब वो वेट करेगा पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स की, भाई अब मेरे पैसे तुम दे दो, लेकिन 15 दिन तक वो वेट करेगा। ये मैंडेटरी पीरियड है 15 दिन का। तो हमने सेक्शन 138 में हमने देखा कि 2 मैंडेटरी पीरियड्स आते हैं, पहला तो आता है 30 डेज़ का और दूसरा आता है 15 डेज़ का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ लिमिटेशंस है जो कि फॉलो होने चाहिए। अब सेक्शन 138 की एक एक्सप्लेनेशन है जो कि बोलती है फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सेक्शन डेट और अदर लाइबिलिटी मीन्स अ लीगली एनफोर्सिबल डेट और अदर लाइबिलिटी। कह रहा है इस धारा को समझने के लिए अब ये समझ लो, जो डेट जो कर्ज है या अदर लाइबिलिटी जो अन्य दायित्व है उसका मतलब वही है अ लीगली एनफोर्सिबल, एक कानून द्वारा एनफोर्सिबल जो कानून द्वारा दिलाई जा सकती है, एक कर्ज और एक वो अदर दायित्व वो कानून द्वारा उसको दिलाया जा सकता है, वो लीगली वो कानूनन एनफोर्सिबल है। इसका मतलब एक्सप्लेनेशन का ये है 138 का। अब वी विल रीड and now a landmark case regarding this is which is of 2024 Supreme Court is Premraj versus Poonama Menon and another. It is a landmark case on section 138 which is now rotating in all over the trial courts who is entertaining the NACT cases. Now we will read section 139 of NI Act which is saying, which is also added in 1988, which is saying presumption in favor of holder. So अदालत एक विश्वास अपने अंदर रख लेगा कि क्या रखेगा कि जिसके पास वो चेक था मतलब पेई जिसको पैसे मिलने थे या होल्डर इन ड्यू कोर्स, उसके फेवर में प्रिजम्पशन ड्रॉ कर लेगा, विश्वास ड्रॉ कर लेगा कि हाँ भाई इसको पैसे मिलने थे तभी इसके पास चेक था। तो ये कह रहा है, अब बॉडी पढ़ते हैं, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड, तो कह रहा है शैल मैंडेटरी प्रिजम्पशन है, ये आप मान के ही चलना, अदालत को बोल रहा है, अनलेस एक्सेप्शन दे दी द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड। क्या अगर भाई कुछ अपोजिट हालात दिखाए जाते हैं तो भाई साबित किए जाते तो अलग बात है, नहीं तो आप मान के चलना, जनरल रूल है इट शैल बी प्रिज्यूम, ये मानकर चलना। डेट द होल्डर ऑफ अ चेक रिसीव्ड द चेक ऑफ द नेचर रेफर टू 138, कह रहा है जो चेक का होल्डर है, जो पेई है, होल्डर इन ड्यू कोर्स है, उसको वह चेक रिसीव प्राप्त कब हुआ है, कैसे हुआ है, क्योंकि उसको 138 में क्योंकि उसको जो ड्रोअर था उसको कोई डिस्चार्ज करनी थी, कोई लाइबिलिटी या कोई कर्ज डिस्चार्ज करना था, तभी अगले बंदे को उसने चेक दिया है। तो ये प्रिजम्पशन है 139 की कि जिस व्यक्ति के पास चेक है कोर्ट उसके फेवर में एक यकीन एक प्रिजम्पशन ड्रॉ कर लेगी कि जिसके पास चेक है और उसको वो चेक क्यों मिला है, क्योंकि अगले बंदे ने अपना कोई कर्ज या कोई लाइबिलिटी उसको कुछ पैसे उसे देने थे या कुछ भी अदर उनके बारे में डील थी वो उसको उतारनी थी, तभी उस बंदे को चेक दिया है। तो कोर्ट प्रिजम्पशन ड्रॉ कर लेगी और ये प्रिजम्पशन बहुत ही यूजफुल है। जो जिसके पास चेक होता है बर्डन ऑफ प्रूफ उसके जो साबित करने का भार उस बंदे को बहुत कम होता है कंपैरेटिवली। अब अक्यूज के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ बहुत ज़्यादा है और उसको अब अपना केस प्रूव करना पड़ेगा। बस अब जिसके पास चेक है, जो पेई है और जो होल्डर इन ड्यू कोर्स उसको कुछ प्रूव नहीं करना। अब सेक्शन 140 NI एक्ट का, ये वही 1988 से ऐड हुआ था, सॉरी, ये बोलता है डिफेंस विच मे बी अलाउड इन एनी प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 138। कह रहा है कौन से डिफेंस जो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, जो आप ले ही नहीं सकते, कौन सा बचाव आप जो चेक काट के देगा, जो ड्रोअर, कौन सा बचाव बिल्कुल भी नहीं ले सकता, जो प्रोसिक्यूशन जो प्रक्रिया चलेगी किसके केस की, 138 चेक बाउंस के केस की। तो कह रहा है इट शैल नॉट बी अ डिफेंस इन द प्रोसिक्यूशन। सो कह रहा है ये बिल्कुल भी जो बंदा ड्रोअर है जो चेक काट के देगा उसका बिल्कुल भी ये बचाव नहीं होना चाहिए, वो ये बात बिल्कुल भी नहीं कहेगा क्या अंडर सेक्शन 138 डेट द ड्रोअर हैड नो रीजन टू बिलीव, कि जिसने चेक काटा ना, जिस व्यक्ति ने चेक इशू किया उसको तो कोई यकीन करने का मतलब भरोसा ही नहीं है, उसको भरोसा ही नहीं हो रहा, उसको तो पता ही नहीं था कि व्हेन ही इशूड द चेक, कि जब उसने चेक काटा, डेट द चेक में बी डिसऑनर्ड, कि चेक को तो सम्मान मिलेगा ही नहीं, वो बैंक से वापस कर दिया जाएगा, उसको भगा दिया जाएगा उस चेक को बैंक से, और ऑन प्रेजेंटेशन जब वो प्रस्तुत होगा वो चेक उसका, फॉर द रीजन स्टेटेड इन डेट सेक्शन।
और जो भी 138 में वो रीजंस बताए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ये डिफेंस नहीं मिलेगा। जो भी चेक इशू करके देगा कि जी मेरे को तो पता ही नहीं था जब मैं चेक काट रहा था कि भाई ये तो वापस आ जाएगा, मेरा बैंक इसको एंटरटेन नहीं करेगा, बिल्कुल ये डिफेंस नहीं होना चाहिए। इसको साफ तरीके से सेक्शन 140 ने मना किया हुआ है। अब सेक्शन 141 क्या बोल रहा है ऑफेंसेस बाय कंपनीज। इट इज़ क्लियरली सेइंग अब जब ड्रोअर एक कंपनी है, कोई कॉरपोरेशन है, एसोसिएशन है, तो वो भी अपराध कर सकती है चेक बाउंस का। भाई लिफ्ट उसके पीछे कोई होते तो ह्यूमन ही है, कंपनी के पीछे, कंपनी तो आर्टिफिशियल बॉडी है। अब तो 141 में वही बोल रहा है ऑफेंसेस बाय कंपनीज की कंपनीज चेक बाउंस का कैसे अपराध करती है। तो बोलता है 141 के 1 में सबसेक्शन 1 में बोलता है इफ द पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 इज अ कंपनी। तो बोल रहा है जो व्यक्ति जो अपराध कर रहा है 138 का चेक बाउंस का वो एक कंपनी है। कंपनी मतलब एसोसिएशन है, बॉडी ऑफ पर्सन है। एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ ऑफेंस वॉज कमिटेड वॉज इंचार्ज हो। कह रहा हर व्यक्ति जिस टाइम वो अपराध हुआ, मतलब चेक बाउंस का अपराध हुआ, वो इंचार्ज था, मतलब वो कंपनी के बिजनेस को संभाल रहा था। एंड वॉज रेस्पॉन्सिबल टू द कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। और कंपनी के जो उसका व्यापार चल रहा है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार था वो व्यक्ति, एज वेल एज द कंपनी। और कह रहा कंपनी खुद, कंपनी स्वयं भी shall be deemed to be the guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against the and punish according। तो मान लो कि वो व्यक्ति और वो कंपनी दोनों को जिम्मेवार मानो, दोनों को अपराधी मानो और उनके खिलाफ आप कार्रवाई करो। ये 141 का एक स्पेशली बोल रहा है। अब 141 के एक का प्रोवाइजो क्या बोल रहा है, इट इज सेइंग प्रोवाइडेड नथिंग कंटेनिंग इन सबसेक्शन शैल रेंडर एनी पर्सन लाइबल टू पनिशमेंट। कह रहा है इस सेक्शन का कुछ भी वो मान लेना कि उस व्यक्ति को आप सजा दे दोगे इफ़ ही प्रूव्स दैट द ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज, कि अगर उसने साबित कर दिया उस व्यक्ति ने कि भाई ये अपराध जो चेक बाउंस को हुआ है ये उसकी जानकारी में तो था ही नहीं कि ये अपराध होने वाला है, तो उसको आप बिल्कुल भी सज़ा नहीं दे सकते। और डैट ही हैड एक्सरसाइज ऑल ड्यू डिलिजेंस, की उसने तो सारे घोड़े दौड़ा लिए थे, उसने सारी ऑल ड्यू डिलिजेंस के साथ काम किया था टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, कि ये अपराध चेक बाउंस का अपराध ना हो। तो कह रहा है उस व्यक्ति को आप सज़ा नहीं दे सकते अगर उसने ये साबित कर दिया कि उसने सारे घोड़े दौड़ा लिए थे और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ये ऑफेंस हो, तो बिल्कुल भी आप उस व्यक्ति को पनिशमेंट नहीं दे सकते जो कंपनी में है। अब प्रोवाइजो 2 141 का क्या बोल रहा है प्रोवाइडेड फॉर दैट वेयर अ पर्सन इज नॉमिनेटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। कह रहा है बताया जा रहा है जहाँ भी एक व्यक्ति को डायरेक्टर नॉमिनेट कर दिया जाता है एक कंपनी का बाय वर्चू ऑफ हिज होल्डिंग एनी ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट, और किस वजह से, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार या फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो कि कंट्रोल कौन करता है, केंद्र सरकार ही कंट्रोल करती है या राज्य सरकार ही कंट्रोल करती है, तो वो व्यक्ति जिसको नॉमिनेट किया गया था डायरेक्टर एज अ कंपनी उसको कोई भी चेक बाउंस के केस में प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता, उसको प्रोटेक्शन मिली हुई है सेक्शन 141 के प्रोवाइजो 2 में। शैल नॉट बी लाइबल फॉर प्रोसिक्यूशन, उसको कोई भी उस पर प्रक्रिया इसकी चेक बाउंस के केस की नहीं चला सकता। अब 141 का 2 बोल रहा है नथिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, सो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1। तो बोल रहा है तो सबसेक्शन 1 में 141 के सबसेक्शन 1 में जो दे रखा है जो भी मैंने बताया उसको सब कुछ को भूल जाओ। अब ये पढ़ो वेन एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय अ कंपनी, जहाँ एक अपराध इस कानून के तहत एक कंपनी ने किया है, सो कह रहा है एंड इट इज प्रूव्ड दैट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड विद द कंसेंट और कन्वीनियंस और एट्रीब्यूटेबल एनी नेग्लेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ एनी डायरेक्टर मैनेजर सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर। और ये साबित हो जाता है कि ये ऑफेंस जो चेक बाउंस का अपराध है ये किसकी कंसेंट, किसकी सहमति से हुआ है, किसी कंपनी के डायरेक्टर की सहमति से, मैनेजर की सहमति से, सेक्रेटरी की सहमति से और अदर ऑफिसर कोई और कर्मचारी जो कि अफसर है उस कंपनी का उसकी सहमति से। कह रहा सच डायरेक्टर मैनेजर सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर, तो कह रहा उन डायरेक्टर को, मैनेजर को, सेक्रेटरी को और उस अदर ऑफिसर उस अफसर को शैल ऑल्सो बी डीम्ड टू बी गिल्टी, कह रहा उनको भी दोषी मानो आप टू ऑफ दैट ऑफेंस इस चेक बाउंस के केस का, एंड शैल बी लाइबल टू बी प्रोसिक्यूटेड अगेंस्ट एंड पनिश अकॉर्डिंग, और उनको सजा दो जो भी कानून के तहत दी जा सकती है तो उनको सजा दो। ये कह रहा है 141 का सबसेक्शन 2। अब एक्सप्लेनेशन बोल रही है कि फॉर द पर्पज इस सेक्शन इस धारा को समझने के लिए ये समझ लो ए कंपनी मीन्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी का मतलब क्या है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कोई बॉडी है जो कॉर्पोरेट बॉडी है, ठीक है, एंड इंक्लूड्स अ फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, और इसमें इंक्लूड है, इसमें क्या इंक्लूड है, एक फर्म भी इंक्लूड है और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं उनकी एसोसिएशन भी इंक्लूड है उस कंपनी में। अब डी कह रहा है डायरेक्टर इन रिलेशन टू द फर्म मीन्स अ पार्टनर इन द फर्म, और डायरेक्टर क्या है, फर्म का डायरेक्टर कौन है, जो कि पार्टनर है उस फर्म में, जो कि साथी है उस फर्म का, वो भी उसका डायरेक्टर है, ये मान लो। ये एक्सप्लेनेशन क्लियर कर देती है 141 की। अब सेक्शन 142 हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 142 बोल रहा है कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, कह रहा है अपराधों का, इन चेक बाउंस के अपराधों का कौन संज्ञान लेगा, कौन सी अदालत संज्ञान लेगी। ये तो है नहीं कि आपका चेक बाउंस है तो आप ही डिसाइड कर दोगे कि भाई दोगुना अमाउंट दे और भाई 2 साल की जेल काट। तो कह रहा है 142 में बता रखा है, सेक्शन 142 ऑफ एनआई एक्ट में बता रखा है कि कौन संज्ञान लेगा इन अपराधों का। इट इज सेइंग इन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 142 नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग सीआरपीसी, कह रहा है सीआरपीसी का सब कुछ भूल जाओ, धरा का धरा रह जाएगा, यहाँ पढ़ो जो एनआई एक्ट में दे रखा है ये पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है।
अब सब हेड ए कह रहा है नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 138। कह रहा है कोई भी अदालत संज्ञान नहीं लेगी किन अपराधों का, चेक बाउंस के अपराधों का, जो 138 जो अभी एक सेक्शन 138 बताया था उनमें कोई अपराध हुआ है चेक बाउंस का, तो कह रहा है कोई संज्ञान नहीं लेगी। एक्सेप्ट, एक्सेप्शन क्या है, कौन लेगा, अपॉन अ कंप्लेंट इन राइटिंग, कह रहा है एक दरखास्त आई है और लिखित में आई है, मेड बाय द पेई और एज द केस में बी द होल्डर इन ड्यू कोर्स, और कह रहा है किसने वो दरखास्त दी है, पेई ने जिसको पैसे लेने थे, या उसने किसी को होल्डर इन ड्यू कोर्स बनाया होता किसी उस पेई ने, और किसी को चेक वो दे दिया था, थमा दिया था, तो उसने कंप्लेंट की है, वो भी लिखित में। अब 142 का सब हेड बी क्या कह रहा है, बोल रहा है सच कंप्लेंट इज मेड विद इन 1 month ऑफ द डेट ऑफ विच द कोज ऑफ एक्शन राइजेज अंडर क्लोज सी ऑफ प्रोवाइजो 138। कह रहा है जो ये कंप्लेंट लिखित में पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स करेगा ना, तो विद इन 1 month है, 30 डेज नहीं है, 1 month याद रखना, प्री का क्वेश्चन 1 month में करेगा। और कब से करेगा, जब से कोज ऑफ एक्शन राइज हुआ है, और कोज ऑफ एक्शन कब से राइज हुआ है, जब से वो 15 दिन का टाइम पीरियड खत्म हुआ है ना, आपने नोटिस दिया था 30 डेज का, और फिर 15 दिन आपने वेट किया था, जैसे ही 15 दिन का पीरियड ओवर हुआ, 16वें दिन आप वेट करोगे, क्योंकि 16वें दिन क्यों वेट करोगे, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट जो हमारा लिमिटेशन एक्ट है 1963 का, उसमें सेक्शन 12 क्लोज 1 में उसमें हमें स्पेशली दिया हुआ है कि जो डे 1 होता है कोज ऑफ एक्शन का, हम उस डे को एक्सक्लूड करते हैं। और इसका रीज़न क्यों है, क्योंकि नहीं पता भाई उसको दिन में उसका कोज ऑफ एक्शन राइज हुआ, दोपहर में उसका कोज ऑफ एक्शन राइज हुआ, या उसका रात को कोज ऑफ एक्शन, तो पूरा दिन लेजिस्लेचर ने पूरा दिन ही कोज ऑफ एक्शन का एक्सक्लूड करवा रखा है। सो बोल रहा है 1 महीने 1 month के अंदर आप कब से कोज ऑफ एक्शन जब से आपका राइज हुआ है ना, कब से 138 के प्रोवाइजो सी में, तब से आप 1 month के अंदर केस फाइल करोगे। ये सब हेड बी बोल रहा है। एंड सब हेड बी का प्रोवाइजो क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड दैट कॉग्निजेंस ऑफ द कंप्लेंट मे बी टेकन बाय द कोर्ट आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ द कंप्लेंट सर्टिफाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा बताया जा रहा है संज्ञान इस अपराध का, चेक बाउंस के अपराध का अदालत तब भी ले लेगा जब जो प्रिस्क्राइब पीरियड जो पीपी है ये कंप्लेंट फाइल करने का, वो चला जाता है। If the complainant is satisfied that the court that he had sufficient cause for not making a complaint within such period, अगर जो कंप्लेनेंट है, जो जैसे पेई है, होल्डर इन ड्यू कोर्स है, जो कंप्लेंट करके दरखास्त देगा अदालत में लिखित में, वो अदालत को सेटिस्फाई कर देता, संतुष्ट कर देता कि जी मेरे पास सफिशिएंट कोज था, मैं इसलिए इस रीज़न की वजह से कंप्लेंट आपके कोर्ट में दाखिल नहीं ले सका, तो प्रिस्क्राइब पीरियड जो टाइम है, जो ये 30 दिन का मैं बता रहा था कि 1 महीने के अंदर कंप्लेंट फाइल करनी पड़ती है, ये टाइम बढ़ा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, उसकी पावर है। अगर आप कोर्ट को मना पाते हो, सेटिस्फाई कर पाते हो, तो आपका टाइम इंक्रीज हो जाएगा, वरना तो नहीं होगा। आपकी कंप्लेंट टाइम बाढ़ हो जाएगी अगर वो जो टाइम मैंने बताया था वो निकल चुका है तो। अब 142 का सब हेड सी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल रहे नो कोर्ट इन्फीरियर टू दैट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास शैल ट्राई एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 138। अब सेक्शन 138 के जो ऑफेंसेज हैं उनका संज्ञान और उनको ट्राई, उनकी प्रक्रिया केस की कौन चलाएगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है JMIC, वो इसकी प्रक्रिया चलाएगा, संज्ञान लेगा और इस ऑफेंस को ट्राई करेगा। और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, जो मेट्रोपॉलिटन शहरों में जो मैजिस्ट्रेट होते हैं, वो इसका संज्ञान लेगा सेक्शन 138 के केसों का, चेक बाउंसेस के केसों का। ये सीधा सीधा बताया हुआ है। अब 142 का सब सेक्शन 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि जुडिक्शन की बात बता रहा है। बोल रहा है द ऑफेंसेज अंडर सेक्शन 138 शैल बी इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्राइड ओनली बाय द कोर्ट विद इन हुज लोकल जुडिशन। तो कह रहा है अपराध 138 के प्रक्रिया अपराधों की कौन देखेगा, और वो अदालत देखेगा जिसकी लोकल जुडिशन, जिसके लोकल क्षेत्रफल में ये हुआ है। अब सुनो क्या हुआ है। ए इफ द चेक इज डिलीवर्ड फॉर कलेक्शन थ्रू एन अकाउंट द ब्रांच ऑफ द बैंक वेयर द पेई और द होल्डर इन ड्यू कोर्स एज द केस बी मेंटेन्स द अकाउंट। कह रहा है जहाँ पे पेई जिसको पैसे लेने थे उस ड्रोअर से जिसने चेक काटा था, जहाँ पेई जिसको पैसे लेने थे वो अपना खाता संभालता है, तो कह रहा है उस खाते वाले जहाँ भी उसका कोर्ट लगेगा, उस जहाँ भी उसका बैंक है उसकी जुरिडिक्शन बन जाएगी। या कह रहा है जो होल्डर इन ड्यू कोर्स था, जो पेई ने जिसको किसी और को चेक थमा दिया था कि भाई ये मेरा चेक था और मैंने आपको दे दिया, ये आपके ये पैसे ले लेना, ये आपके मिल जाएंगे। तो कह रहा है जहाँ पे वो होल्डर इन ड्यू कोर्स का बैंक का खाता है, तो कह रहा है उसके लोकल क्षेत्रफल की जुरिडिक्शन बन जाएगी। अब सब हेड बी क्या कह रहा है, सब सेक्शन 2 का 142 का कह रहा है इट्स सेइंग इफ द चेक इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बाय द पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट। कह रहा है चेक पेई ने जिसको पैसे लेने थे, जिसके फेवर में चेक कटा हुआ था, और होल्डर इन ड्यू कोर्स ने पैसे लेने थे, पर उसने कैश निकलवा लिए, उसने अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर नहीं करवाए, उसने पैसे को एन कैश करवा लिया। और कह रहा है कहीं भी करवा लिया। सो कह रहा है द ब्रांच ऑफ द ड्रोई बैंक वेयर द ड्रोअर मेंटेन्स द अकाउंट इज सिचुएटेड। अब कह रहा है अब वही ड्रोई जिसको पैसे मिलने थे वो पेई, और जो ड्रोई भाई उसने कैश के लिए कहीं भी चेक लगा दिया होल्डर इन ड्यू कोर्स ने। अब उसको पैसे मिलने थे दिल्ली में, ड्रोअर का बैंक अकाउंट भी जिसने चेक काटा था उसका बैंक अकाउंट भी दिल्ली में है, और जिसको पैसे मिले थे उसका बैंक अकाउंट भी दिल्ली में, और ड्रोअर जिसने चेक काटा था उसका बैंक भी दिल्ली में है। और लेकिन जो पेई है
उसको वो कहीं बाहर चला गया, वो चला गया अमृतसर, और अमृतसर में उसने उस चेक को प्रेजेंट कर दिया और पैसे कैश निकलवाने के लिए, एन कैश करने के लिए, और वहाँ उसका चेक वापस हो जाता है। तो बोलता है अब वो अमृतसर में केस फाइल नहीं करेगा, अब वो दिल्ली में ही केस फाइल कर सकता है, क्योंकि अब ड्रोवर जिसने चेक काटा था उसका अकाउंट उसका बैंक अकाउंट दिल्ली में ही है, तो वहीं पे केस फाइल कर देगा। जुरिडिक्शन, इन दो तरीके से जुरिडिक्शन बनती है चेक बाउंस केस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेक्शन 142 के सब सेक्शन 2 की एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बोल रहा है फॉर द पर्पसेज ऑफ क्लोज ए वेयर द चेक इज डिलीवर्ड फॉर कलेक्शन एट एनी ब्रांच ऑफ द बैंक ऑफ द पेई। कह रहा जो क्लोज ए के पर्पज जो भी बताया था, सब सेक्शन 2 के क्लोज ए के जो पर्पज था उसको समझ लीजिए। वेयर चेक इज डिलीवर्ड फॉर कलेक्शन एट एनी बैंक, कह रहा चेक डिलीवर किया जाता है किसी बैंक में और कलेक्शन के लिए, ऑफ द पेई, और जिसको पैसे लेने थे उसके बैंक में, और द होल्डर इन ड्यू कोर्स, या होल्डर इन ड्यू कोर्स था उसके बैंक में डिलीवर किया गया था। कह रहा था चेक शैल बी डीम टू हैव बीन डिलीवर्ड एट द बैंक ऑफ द एट द ब्रांच ऑफ द पेई। तो मान लिया जाएगा कि जो ड्रोई है, जो पेई है और जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसने किसी और ब्रांच में डिलीवर कर दिया। उसका बैंक तो दिल्ली में था पर उसने कर दिया अमृतसर की ब्रांच में डिलीवर, तो माना जाएगा वो उसी ब्रांच में डिलीवर हुआ है वो चेक, ठीक है, रिटर्न उसी ब्रांच में आया है, ना कि उस ब्रांच में। ये एक्सप्लेनेशन इतना सा फैक्ट दे रही है और कुछ नहीं दे रही। सो इसकी मोटी मोटी एक्सप्लेनेशन की ये बात है, अदर ब्रांच डिलीवर्ड चेक, सो अफेक्ट दैट डीम्ड चेक डिलीवर्ड टू ब्रांच वेयर अकाउंट इज पर्सनली मेंटेन्ड बाय पेई एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये डीम कर लो, ठीक है। अब सेक्शन 142 कैपिटल ए, वैलिडेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस। अब हमारे सेक्शन 142 कैपिटल ए से लेके 148 सेक्शन 148 तक रह गए हैं। ये मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और ये मैं पूरा एक्सप्लेनेशन में आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो या तो वीडियो लंबी हो जाएगी तो भाई ज़्यादा मतलब दिक्कत आएगी समझने में। तो मैं नेक्स्ट पार्ट 2 बनाऊँगा अभी थोड़ी देर में ही, उसमें अभी साथ के साथ दोनों वीडियो अपलोड कर दूँगा। और ये समझने में बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है टॉपिक, क्योंकि hefty of cases, lakhs of cases are pending in the trial courts of India and in trial courts of every district regarding the NACT check bounces cases, and the process regarding the NACT cases is very much complicated, and to understand this check bounce cases it is very much important to read all the provisions thoroughly. So that's why you will get the concept clarity, and if you are preparing for exam, then the small like hidden parts of this act will help you in gaining the numbers. So thank you, and like and subscribe the channel. Thank you.